तो आज हम अल्काइल हैलाइड का पहला लेक्चर करते हैं। उसमें हम करते हैं कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और अल्काइल हैलाइड चैप्टर में छोटी छोटी बेसिक चीजें क्या यूज होती हैं। उससे पहले अल्काइल हैलाइड का इंट्रोडक्शन कर लें, उसके बाद जो हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड में और क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि व्हाट आर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? नंबर पहली बात, डेफिनेशन ये है इनकी, दे आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। मतलब क्या हुआ कि अल्केन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अल्केन को जनरली RH से जाहिर करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि माइनस हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस 2 क्लोरीन ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ और दूसरा इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा R। अगर इधर मैं हाइड्रोजन को X से जाहिर करूं, RH प्लस क्या हो जाएगा HX। तो यहां पे क्या हुआ कि अल्केन जो है, अल्केन से क्या हुआ कि माइनस हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तो बना अल्काइल। तो अल्काइल ग्रुप में क्या हुआ कि प्लस हाइड्रोजन हुआ, तो बना RH। तो इसको हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जो हैलोजन एटम होगा, ठीक है, जो हैलोजन एटम होगा, ठीक है, अल्केन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। अब हाइड्रोजन निकल गया पर उसकी जगह पे हैलोजन आ गया, तो कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड उतने के उतने रहे। तो यहां पर जो हैलोजन एटम है वो भी किससे बॉन्डेड होगा? sp3 कार्बन से। तो हैलोजन किसके साथ बॉन्डेड होगा? sp3 कार्बन से। यानी sp3 कार्बन जो है, ठीक है, sp3 कार्बन वो किसके साथ जुड़ा होगा अल्काइल हैलाइड में? हैलोजन के साथ। तो दे आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स अल्केन का मतलब क्या हुआ कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक हैलोजन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड बनेगा। फिर क्या होता है? क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई कैसे किया जाए? भाई ये होते हैं आपके मोनोहेलो अल्केन्स, जिनके पास एक ही हैलोजन हो। अब ये जो मोनोहेलो अल्केन्स होते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा, तो मोनोहेलो अल्केन्स ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें सिर्फ एक ही हैलोजन हो, उनको मोनोहेलो अल्केन कहते हैं। तो ये दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अच्छा इसको भी आते हैं कि ये क्या होते हैं। तो दूसरा होता है डायहेलो अल्केन। डायहेलो अल्केन्स जो हैं, इनके भी 3 टाइप्स हैं। एक क्या हो गए आपके जेम डायहेलाइड, फिर क्या होता है विक डायहेलाइड, तो जेमिनल, इसको विसिनल भी बोलते हैं, विक डायहेलाइड। तीसरे होते हैं आइसोलेटेड डायहेलाइड। ठीक है, उसके बाद ट्राइहेलो अल्केन्स, तो इनको कहते हैं हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स में आपका क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये 3 आ गए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। एक एक एग्जांपल करते हैं, इस पे बाद में आते हैं, इसकी डिटेल बाद में करते हैं। ठीक है, तो मोनोहेलो अल्केन क्या होते हैं? जेमिनल, कल हमने पढ़ा था कि अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन हैं तो उसको जेमिनल कहते हैं। अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? अब ये देखें, कार्बन कार्बन कार्बन,
ठीक है। अगर एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो इसको हम कहेंगे जेम डायहेलाइड, यानी ऐसा डायहेलाइड, ऐसा डायहेलो अल्केन, ठीक है, जिसपे 2 हेलोजन हो पर एक ही कार्बन पे लगे, तो इनको हम कहेंगे जेम। विक क्या होता है, विसिनल क्या होता है कि ये देखें 3 कार्बन, ठीक है, तो 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे हो, क्लोरीन लगे हो। तो अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं तो इनको हम कहेंगे विक डायहेलाइड। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि ना एक पे है, ठीक है, ना एक पे है, ना अल्टर जो है क्या कहते हैं कि एडजेसेंट पे है, बीच में एक कार्बन गैप आ गया, तो इनको आइसोलेटेड डायहेलाइड कहेंगे। इन तीनों में फर्क आ गया आपको समझ। अच्छा, हेलो फॉर्म क्या होगा कि भैया ये आपका आयोडो फॉर्म होता है, ये आपका ब्रोमो फॉर्म होता है, और ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है। तो ये क्लोरोफॉर्म 3 हेलोजन है, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म 3 ब्रोमीन है, ब्रोमोफॉर्म, और ये आपका होगा आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म एक क्वालिटेटिव टेस्ट होती है जिसको हम अल्डिहाइड और कीटोन में और इथाइल अल्कोहल में इनमें जो है देखेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों में आपको कोई आपत्ति, कोई डिफरेंस, कोई डिफिकल्टी बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं किसे को। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। ट्राइहेलो अल्केन को हेलोफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर उस हेलोफॉर्म में आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म कहेंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म कहेंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म कहेंगे। सिंपली ये चीज है, ठीक है बेटा। ओके, चले मैं फिर किसे को आगे बढ़ाता हूं। अब मोनोहेलो अल्केन्स जो हैं, मोनोहेलो अल्केन्स, मान लें कि आपके पास इनके नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, पहला होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में आप क्या करोगे कि आप अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, अल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उसके पीछे लगाओगे हेलाइड, ठीक है। आयुपेक नेम में क्या होगा, आयुपेक नेम में आएगा कि हेलो, यानी हेलोजन एटम का नाम पहले आएगा पर उसमें हम ओ डालेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसी तरह से हम कराएंगे, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड, उसके बाद क्या होगा कि हेलो, हेलो के बाद क्या लगाएंगे हम, अल्केन, हेलो के बाद क्या लगाएंगे, अल्केन। तो अल्काइल हेलाइड, उसके बाद क्या आ गया, हेलो अल्केन। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास CH3 CH2Cl है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में यह है कि आप इसका 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं इथेन। तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो इथेन बन जाएगा इथाइल। इथाइल में क्या लगा है, क्लोरीन, तो इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा। अब सिस्टमेटिक नेम या आयुपेक नेम क्या होगा कि पहले हेलो, हेलोजन कौन सा, क्लोरीन, तो हम लगाएंगे क्लोरो, हेलो का काम खत्म। अल्केन, 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, इथेन, इसका नाम होगा क्लोरो इथेन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथेन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो इथेन होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3, उसके बाद हमने यहां पे लगाया क्या, CH2, और यहां पे हमने लगाया ब्रोमीनवा। तो पहले कॉमन नाम करते हैं, उसके बाद सिस्टमेटिक नेम भी करते हैं। तो कॉमन नेम में यह देखा जाता है, कॉमन नेम में यह देखा जाता है कि कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं। 4 में अगर सीधा होता, अगर सीधा होता तो हम कहते हैं एन ब्यूटाइल। तो ये कौन सा ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल है, प्राइमरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल है। कौन सा ब्यूटाइल है, कौन बताएगा कौन सा ब्यूटाइल है, आइसो, सिमरती कह रही है, ठीक है, आइसो। और कोई कौन सा ब्यूटाइल, ये है आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। तो इसका कॉमन नाम होगा, कॉमन नाम में क्या करना है, अल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई किया कि आइसो, तो आइसो ब्यूटाइल
आइसोब्यूटाइल क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड लिखेंगे। आईयूपैक नेम के लिए क्या करोगे, आप चेन ढूंढोगे। चेन की शुरुआत कहां से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो पहला कार्बन कौन सा होगा, ये। दूसरा कार्बन कौन सा होगा, ये। अब तीसरा आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, तो मैं इसको कर लेता हूं तीसरा। अब चेन में कौन नहीं आया, चेन में ये मिथाइल नहीं आया और ये ब्रोमीन नहीं आया, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नाम से हिसाब से हम जो है क्या करेंगे, नाम देंगे। तो बी फॉर ब्रोमो, एम फॉर मिथाइल। तो पहले बी फॉर ब्रोमो का नाम आए या एम फॉर मिथाइल का आए। देखिए पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखें, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद देखें ये 2 मिथाइल तो इधर आ गया, तो बाकी कितने रह गए, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा मुझे ये बताएं इसका नाम क्या होगा, इसके दोनों नाम भेजें मुझे, कॉमन भी आईयूपैक भी। एक इसका आयोडीन लगा हुआ है, ठीक, और दूसरा इसका क्लोरीन लगा। इन दोनों के कॉमन और आईयूपैक नाम जल्दी से भेजें और 10 मिनट ब्रेक करके आ जाएं। तो ब्रेक में आप ये कर ले, ये 2 चीजें कर ले, ये 2 चीजें करके आ जाएं, शाबाश जल्दी आए। तो अल्काइल हैलाइड में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं डिस्कस करने की, चलें वो डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है। व्हाट इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, अ सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग अटैक्ड बाय अ रिएजेंट, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए, यानी रिएक्शन होने से पहले उसका फंक्शनल ग्रुप एक हो, रिएक्शन होने के बाद उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बिल्कुल उस तरह से जैसे आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हो कि पहले एक सबस्ट्रेट होता है, फिर उस पर एंजाइम एक्ट करती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, बाद में प्रोडक्ट बनती है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो मिथॉक्सी ग्रुप जैसे इस पे आएगा, ब्रोमीन जाएगा, ठीक है। तो हमें यहां पे जो प्रोडक्ट मिली है, प्रोडक्ट क्या मिली है, ईथर। प्रोडक्ट क्या मिली है, ईथर। जबकि हमारा जो रिएक्टेंट था वो क्या था, वो था अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप चेंज आई, कब आई, जब एक रिएजेंट ने उस पे क्या किया, अटैक किया। तो अ सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग अटैक्ड बाय अ रिएजेंट एंड अंडरगोज चेंज इन इट्स फंक्शनल ग्रुप, और उसमें रिएजेंट के अटैक होने के बाद फंक्शनल ग्रुप चेंज आए, तो इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में अल्काइल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा। इस पूरे चैप्टर में अल्काइल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की लिटरेरी मीनिंग होती है न्यूक्लियस लविंग। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस, अब न्यूक्लियस पे होती है पॉजिटिव चार्ज, तो इस सब्सटेंस पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये अपनी नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज की जगह पे देना चाहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो कॉमन एग्जांपल क्या होंगे, अमोनिया हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, हाइड्रोक्साइड आयन के पास अनशेयर्ड पेयर, साइनाइड के पास अनशेयर्ड पेयर, हैलाइड के पास अनशेयर्ड अल्को ऑक्साइड आयन, ठीक है। इन सब के पास एक पेयर मौजूद है, इन सब के पास एक पेयर मौजूद है, किस लिए, डोनेट करने के लिए। तो इनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद करते हैं, मतलब इन पे खुद पे कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव होगी। तो ये या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक लाइन ध्यान में रखें कि नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन देयर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एक चीज समझें तो मुझे बताएं, तो यहां पे सिंबल क्या सही होगी, OH आयन क्या सही सिंबल होगी, ऊपर वाली नीचे वाली, मोर देन लेस देन। तो वाटर जो है OH के हिसाब से स्ट्रॉन्गर देन होगा या वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा, क्या होगा बेटा,
बताते जाओ तो चलते जाएं। लो 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 लो, कोई नहीं है क्या? हेलो, वीकर देन होगा, ठीक है, यानी आपका ये सही होगा, वो ये वाला ये गलत है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इसको सेव करता हूं और हम बढ़ते हैं दूसरी टर्म की तरफ। छोटी छोटी टर्म से करते जाते हैं। तो इसका उलट जो इसका रिवर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलस मीन्स लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होगी। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तो या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, या फिर इनकी बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट पूरी नहीं होती, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? गेन करते हैं, ठीक है। तो अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सके उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और सॉरी, इधर न्यूक्लियोफाइल नहीं, इधर क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके वो इलेक्ट्रोफाइल, जो दे सके वो न्यूक्लियोफाइल। इट मे बी न्यूट्रल, पॉजिटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन देयर न्यूट्रल। मान लें कि आपके पास क्या चीज है, आपके पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, और आपके पास नाइट्रोनियम आइन है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन ठहरेगा? आपका NO2 ठहरेगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या होता है? लिविंग ग्रुप वो होता है का सब्सटेंस। अब देखिए अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है हमारा, ये अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब दूसरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आया, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आया, तो ये हैलाइड आयन क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हैलाइड आयन निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगी क्या? आर न्यूक्लियोफाइल न्यू। तो हैलाइड आयन को हम कहेंगे लिविंग ग्रुप, और इसको लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड की, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी लिविंग ग्रुप की नेचर पे भी डिपेंड करती है। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जल्दी डिपार्ट होगा, जल्दी डिपार्ट होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अ सब्सटेंस व्हिच डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखें कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ले आया और कार्बन का जो हेलोजन के साथ पेयर था वो पूरा का पूरा पेयर कौन उठा के ले गया? हेलोजन। तो लिविंग ग्रुप वो होता है जो कि पूरा बॉन्ड पेयर अपनी तरफ लेके चला जाए, अनशेयर्ड पेयर उठा के चला जाए। इट इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। द रेट ऑफ एसिड रिएक्शन लार्जरली अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल देखें कि अगर हमारे पास, ठीक है, रिलेटिव रेट देखें, तो अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप फ्लोराइड है, ठीक है, तो रेट 1 है। अगर तो अगर क्लोराइड होगा तो 200 होगा, ब्रोमाइड होगा तो उसका 10,000 टाइम ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोराइड, आयोडाइड होगा तो उसका 30,000 टाइम ज्यादा होगा। तो बताएं इन सब में गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा? गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा? आयोडाइड आयन होगा गुड लिविंग ग्रुप। इसकी 30,000 टाइम लेस, इसकी 30,000 टाइम जो है रिएक्टिविटी ज्यादा है, किससे? क्लोराइड आयन से। इनसे बुरे लिविंग ग्रुप कौन से हैं? ये बुरे, इनका जो रिलेटिव रेट होगा 1 से ज्यादा होगा। फ्लोराइड का 1 होगा तो इसका 200, इसका 10,000, इसका 30,000। एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप में कौन आते हैं? 2 ग्रुप आते हैं, एक टोसाइलेट ग्रुप हो गया और दूसरा अमाइनो ग्रुप हो गया। वेरी गुड में कौन आते हैं? आयोडाइड आइन और ब्रोमाइड आइन। क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो हमारी रेंज यहां से शुरू होती है। तो सबसे अच्छा कौन? आयोडाइड, उसके बाद कौन? ब्रोमाइड, उसके बाद कौन? क्लोराइड, उसके बाद कौन? फ्लोराइड। तो फ्लोराइड का रिलेटिव रेट 1, क्लोराइड 200 टाइम ज्यादा जल्दी डिपार्ट होगा अल्काइल हैलाइड से, ब्रोमाइड 10,000 टाइम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड, और आयोडाइड जो है वो 30,000 टाइम ज्यादा तेजी से डिपार्ट होगा। सो इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। इस वजह से तो मुझे बताएं, यहां पे ही बता दें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड। सिंबल कौन सी लगाएं? मोर देन और लेस देन। हम बात करें किस चीज की? रिएक्टिविटी। हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। साइन क्या लगाएं? साइन क्या लगाएं? मोर या लेस? मोर देन और लेस देन। ये इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। क्यों ज्यादा होगी?
कि लिविंग ग्रुप, इसकी लिविंग एबिलिटी जो है, रिएक्ट करने की एबिलिटी 30,000 टाइम ज्यादा होगी किसके साथ? फ्लोराइड के साथ। इसको मैं सेव करता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? छोटी छोटी टर्म्स है, ये करते जाते हैं, छोटी छोटी टर्म्स है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएं। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? जब भी कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रिएक्शन होता है तो क्या होता है? मान लें कि ये रिएक्शन है, ठीक, ए हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहां से गुजर के क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक जो है, अब यहां पे एवरेज एनर्जी है, मॉलिक्यूल की एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, आपकी एनर्जी ऊपर जाते वक्त बढ़ रही है। तो ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जहां पे मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और ये वो स्टेज है जहां पे मॉलिक्यूल को कम से कम एनर्जी चाहिए अपने कोलियंस को इफेक्टिव बनाने के लिए, तो यहां पे जो रिएक्टेंट होगा इस स्टेज पे, उसकी क्या होगी? एट ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी ज्यादा होगी या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? क्या ज्यादा होगा? सोच के बताएं। ट्रांजिशन स्टेट पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? सोच के बताएं। दोनों ज्यादा होंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दोनों ज्यादा होंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? द हाईएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर along the reaction coordinate, ये occurring of the reaction is called reaction coordinate between reactants and products for every step of a reactant. Reaction mechanism is called transition state. In reaction mechanism, each step has its own transition state. तो what is transition state? ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे रिएक्टेंट के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है और वो हाईली रिएक्टिव होता है, और इस स्टेज पे अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा, अगर नहीं हो सकता, इनइफेक्टिव कूलियन हो रहे हैं, तो वापस रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा। पर यहां पे मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होता है। मॉलिक्यूल यहां पे हाईली अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है। यहां पे आके उसके कूलियंस इफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, ठीक है, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। व्हाट इज कंसर्टेड रिएक्शन? कंसर्टेड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में हो, जैसे कि SN2 रिएक्शन होता है, तो SN2 रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर पर वन स्टेप रिएक्शन होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड उसी स्टेप में टूटे, उसी में प्रोडक्ट के बॉन्ड बन जाएं, यानी एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो जाए, एक ही स्टेप में नए बॉन्ड बन जाएं, इस रिएक्शन को हम कंसर्टेड रिएक्शन और कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। तो a reaction in which bond formation and bond breaking or bond formation occurs in the same step, ठीक है बेटा। तो a reaction in which all bond changes, new bonds are formed and bonds are broken occurs in the single step, जैसे SN2 इसका एग्जांपल है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जैसे कार्बोनियम आयन हो गया, जैसे आपका क्लोरीनियम आयन हो गया, नाइट्रोनियम आयन हो गया, कार्बोनियम आयन हो गया, ये जो इंटरमीडिएट बनते हैं आपके, होते क्या है? द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लिविंग स्पीशीज, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मान लें कि आपके पास क्लोरीन था, ठीक है, इसकी ऑक्टेट पूरी थी 288, इसकी ऑक्टेट भी पूरी थी। आपने क्या किया कि इनका बॉन्ड तोड़ दिया, तो आपके पास आ गया क्लोरीनियम आयन। क्लोरीनियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 286, तो इसकी ऑक्टेट क्या होगी? इनकम्प्लीट हो गई। तो मुझे बताएं कि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा या आयन की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स यहां जहां पे ऑक्टेट पूरी होगी तो क्लोरीन मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो इसका इंटरमीडिएट बना है, इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे, और रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, जल्द ही वो किसी से कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं।
ये शॉर्ट लिविंग स्पीशी होते हैं और आपको कभी भी ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन में वो मिलते हैं जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो अब क्या चीज है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर शॉर्ट लिविंग स्पीशी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन मल्टी स्टेप रिएक्शन एंड आर कंज्यूम्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। दे आर हाईली अनस्टेबल, हेंस कैन नॉट बी आइसोलेटेड। कि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होते हैं कि ये बने और किसी और चीज में कंज्यूम हो गए या कन्वर्ट हो गए। दे आर शोन ओनली इन रिएक्शन मैकेनिज्म बट एब्सेंट इन ओवरऑल रिएक्शन। ये चीज हमने पढ़ी थी जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, वो मल्टी स्टेप होता है, ज्यादा स्टेप में गुजर के होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब होता है तो उसके हर स्टेप में, उसके हर एलिमेंट्री स्टेप में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, वो एक स्टेप में बनता है, फिर दूसरे में, अगले में जाके कंज्यूम हो जाता है, पर आपको बैलेंस इक्वेशन में वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। फ्री रेडिकल्स, उसके बाद अनस्टेबल आइंस, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। कार्बोकेटाइंस और कार्बोनियम आइंस, इसको कार्बोकेटाइंस भी कहते हैं और कार्बोनियम आइंस भी कहते हैं। तो व्हाट आर कार्बोनियम आइंस? द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इज कॉल्ड अ कार्बोकेटाइन। तो अगर कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जो है उस पे ऊपर ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं। मान लें कि आपके पास ये है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स में भाई एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तीसरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम आइन कह सकते हैं। ठीक है, मान लें कि आपके पास ये दूसरा कार्बन है, इसके ऊपर, ठीक है, ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमारे पास तीसरा कार्बन है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक ही कार्बन है, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सारे कार्बोनियम आइन, ये सारे क्या चाहिए, कार्बोनियम आइन। सब में कार्बन ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डेड है और एक कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है इसको हम कहेंगे कार्बोनियम आइन। इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, कार्बोनियम आइन कहेंगे। ठीक है, तो दे मे बी कार्बोनियम आइन और कार्बोनियम आइन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको रहने देते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस डिपेंड अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। जनरली टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। ठीक है, अच्छा, ये दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये होते क्या हैं, तो इसको हम देखते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ये क्या है, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कहां पे मिलेंगे आपको, ट्रांजिशन स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, टर्शरी। उसके बाद कौन है, सेकेंडरी। ये आपका है टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये आपका है सेकेंडरी कार्बोनियम आइन कह लें या कार्बोकेटाइन कह लें, कार्बोनियम आइन। ये आपका है प्राइमरी कार्बोनियम आइन। ठीक है, ये आपका सिंपल मिथाइलिनियम आइन है। ठीक है, तो टर्शरी क्यों स्टेबल होता है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। इस चीज को डिस्कस करते हैं। दो फैक्टर हैं इसको स्टेबलाइज करने वाले। कौन से दो फैक्टर हैं, एक इंडक्टिव फैक्टर है, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे आ जाएं जरा। पहले तो ये समझे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट इसको कहते हैं, आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि मान लें कि एक ये आइटम है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा आइटम है। ठीक है, जो होगा क्या होगा, ये कि अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
और ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं टूवर्ड्स फ्लो करेंगे फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा फ्लो का, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर। अब आपके पास क्या चीज है, कार्बन, कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो क्या आपको याद है कि sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में s कैरेक्टर जिसके पास ज्यादा होगा, इसके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा है, इसके पास 25% एस कैरेक्टर, इसके पास 33.3% एस कैरेक्टर। जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोनियम आयन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जो जितने भी मिथाइल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करेंगे थ्रू आई इफेक्ट। तो आई इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, कार्बन को देंगे। उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में ये होगा कि कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है, इनकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन आने से ये पॉजिटिव चार्ज मुझे बताएं कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन को दे रहा, नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, तो थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी, थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं, पॉजिटिव चार्ज कम हो तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या रिएक्टिविटी बढ़ेगी, कौन बताएगा। तो ऐसा फैक्टर जो इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जितनी इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल था, इसने क्या किया, इस ग्रुप ने थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे दिए, थोड़ी सी कंपनसेशन कर दी, इसकी पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया। तो थोड़ी सी मिनिमाइज होने से क्या हुआ कि ये स्टेबल हो गया। तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन में देखें कि 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपने, 3 ग्रुप हैं, यानी 3 ग्रुप इसको अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के स्टेबलाइज करें, इसकी पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये स्टेबल हो सके। इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, तो इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी कम होगी। इसमें एक ही है तो और कम होगी, इसमें एक भी नहीं है स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो ये सबसे कम क्या होगा, स्टेबल होगा आपका। तो जितने कार्बोनियम आयन कार्बन पे जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसके ऊपर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगाएंगे उतना इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उतना इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये जो आपका sp2 पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, इसके पास जो 2pz ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये नियर बाय जो हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लें कि इसकी 2pz ऑर्बिटल, ठीक है, 2pz ऑर्बिटल वैकेंट है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो sp3 ऑर्बिटल है, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं इस हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, टर्शरी में 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 9 हाइड्रोजन स्टेबलाइज करने के लिए अवेलेबल है, किसमें, टर्शरी में। तो 9 हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। नो सच हाइड्रोजन, कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करके इसको स्टेबलाइज करे। तो सिंपल सी बात ये कि जो टर्शरी कार्बोनियम आयन होगा उसको 3 अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे के या हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए उसको स्टेबलाइज करेंगे। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी ज्यादा होता है, प्राइमरी ज्यादा होता है। किसे, सिंपल मिथाइल के टाइम से। इसमें कोई इशू है तो पूछ लें, इसमें कोई इशू है तो पूछ ले बेटा। टर्शरी कैसे स्टेबल है, अभी जो बताया मैंने आपको कि टर्शरी जो आपका आयन है, ठीक है, टर्शरी पे ये जो कार्बोनियम आयन है, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए 3 अल्काइल ग्रुप है, ये अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपनी तरफ से दे रहा है, ये अपनी तरफ से। तो जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आता जाएंगे उतनी ये पॉजिटिव चार्ज कम होती जाएगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होती जाएगी उतनी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन लेने का पावर कम होता जाएगा, और ये स्टेबल होता है, और ये क्या होता जाएगा, स्टेबल। बात समझ आई सुगंध, बात समझ आई? तो मैं फिर आगे बढ़ूं, अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की, डिस्कस कर लेते हैं
इससे आगे कल करेंगे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सिर्फ हम डिस्कस कर लें। रिएक्टिविटी की बात करें, द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू हेलोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हेलोजन एटम। यानी अगर आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड में होता क्या है, अल्काइल हैलाइड में ये होता है कि हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, और ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। देयर आर टू मेन फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, वन इज द पोलैरिटी एंड अदर इज द बॉन्ड एनर्जी। तो ये दो फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, अब देखें इसमें, देखें जरा, ये जो आपका कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। तो जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी का मतलब क्या, इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी, तो जितनी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो उतना इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो जितनी इसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखें, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का ये, और इसका ये, हाइड्रोजन का ये, कार्बन का ये, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस किसका होगा, कार्बन फ्लोरीन का होगा। तो लार्जर द बॉन्ड पोलैरिटी द स्ट्रांग विल बी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगी, तो कार्बन क्या एक्ट कर रहा है, कार्बन एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, तो ये जल्दी पावरफुल है इलेक्ट्रोफाइल, तो जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो रिएक्शन को जल्दी होना चाहिए। रुकें जरा, ये फाइनल रीजन नहीं है, आगे भी बढ़ते हैं, दूसरा भी रीजन है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल से ये जितनी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी, उतना क्या होगा, उतना जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा, रिएक्शन को आगे ले जाएगा, ठीक है। पर रुकें, लार्जर द पोलैरिटी स्ट्रांग विल बी इलेक्ट्रोफिलिटी, हेंस अल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी इसकी 2.5, इसकी 4, डिफरेंस इज 1.5, इसका डिफरेंस है 0.5, इसका डिफरेंस है 0.3, इसका डिफरेंस है 0, तो डिफरेंस कम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज होगी इस पे होगी, उससे कम इस पे होगी, उससे कम इस पे होगी, ठीक है। मान लें कि इस पे और कम है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोराइड होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी, वीकर द बॉन्ड एनर्जी द मोर विल बी रिएक्टिविटी, के जितना बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जितना बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, उतना लिविंग ग्रुप जल्दी भाग जाएगा, जितना लिविंग ग्रुप जल्दी निकल जाएगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल इजिली जो है आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ चिपक जाएगा और प्रोडक्ट देगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी अगर कंपेयर करते हैं तो अगर हम कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को कार्बन आयोडीन बॉन्ड से कंपेयर करें तो हाफ से भी कम है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हाफ से भी कम है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड ससुरा जल्दी टूट जाएगा, ये इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इवन तो इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, किसके ऊपर, फ्लोराइड के ऊपर, आयोडाइड के ऊपर कम है, पर ठीक है इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि पार्शियल ही है ना, थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो थोड़ी सी ज्यादा होगी। पर इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, अब अभी इसको ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो सही, फिर फ्लोरीन को भागना भी तो है ना, भगाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 467 467, जबकि आयोडीन को भगाने के लिए उससे आधे से भी कम एनर्जी चाहिए। तो आप डिसाइड करके बताएं कौन ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, यानी डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा रिएक्टिविटी पे, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, या जिसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करें जरा, कमेंट करें, कमेंट करें जल्दी में। वैसे दोनों का इफेक्ट होता है, रिलेटिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा बस आपको ये बताना है, दोनों का इफेक्ट होगा, बॉन्ड पोलैरिटी का भी इफेक्ट है, बॉन्ड एनर्जी का भी इफेक्ट है, बट डोमिनेंट और डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, कौन होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा। डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बॉन्ड एनर्जी होगा। तो बॉन्ड एनर्जी एक डोमिनेंट और डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो बोथ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, हैव डिफरेंट एंड अपोजिट एक्सप्लेनेशंस ऑन द रिएक्टिविटी। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अब जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी से बॉन्ड एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो आयोडाइड की कम है सबसे, तो आयोडाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको मैं सेव करता हूं,
तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? आयोडाइड की। अल्काइल आयोडाइड जो है, फाइनली अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड्स, ब्रोमाइड्स आर मोर देन क्लोराइड्स। चले इस रिएक्शन को हम कल करेंगे, पर हम एक चीज और कर लेते हैं, इनकी प्रिपरेशन हमसे रह गई है, तो प्रिपरेशन कर लेते हैं। 3-4 मेथड हैं जो ऑलरेडी हमने सारे मेथड किए हुए हैं, जस्ट रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? नंबर पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इसकी बस प्रिपरेशन के, अल्केन कोई सा भी आपके पास हो, ठीक है, तो अल्केन कोई भी हो, अल्केन की जब भी आप हैलोजिनेशन करेंगे सनलाइट की मौजूदगी में, क्या होगा कि ये हाइड्रोजन एक हैलोजन लेके जाएगा, हमें मिलेगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, प्लस HCl, यहां पे आपको मिलेगा क्या? प्लस HX मिलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। तो कोई भी अल्केन होगा, ठीक है, तो जब आप उसकी हैलोजिनेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हेलो अल्केन मिलेगा, यानी अल्काइल हैलाइड। मोनो हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड कहते हैं, मोनो हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है? ये रिएक्शन भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, कि आप अल्कीन्स में हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड करें, आप अल्कीन्स में हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड करें। मान लें कि आपके पास इथीन है, आप इसमें HCl ऐड करते हो, ठीक है, तो भैया पहले क्या करोगे कि पॉजिटिव पार्ट को ऐड करोगे एक कार्बन पे, फिर नेगेटिव पार्ट को ऐड करोगे दूसरे कार्बन पे, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3। एडिशन रिएक्शन है तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, 2 ग्रुप ऐड हुए, एक पे क्या हुआ? क्लोरीन, दूसरे पे क्या हुआ? हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड गया और हमें क्या मिला? हमें मिला एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो 2 ये तरीके हैं कि आप अल्केन की हैलोजिनेशन से और अल्कीन्स की हाइड्रो हैलोजिनेशन से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। एक ही और मेथड है फिराम अल्कोहल्स। हम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं? मान लें कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, चलें इथाइल अल्कोहल एक ही बार लिखते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को हमने रिएक्ट करवाया किससे? हमने रिएक्ट कराया किससे? HCl से, ठीक है, HCl से रिएक्ट करवाया, ठीक है, और जिंक क्लोराइड हमने कैटलिस्ट यूज किया, इसको ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, जो आगे चल के देखेंगे। तो इसका हाइड्रोजन, इसका OH, ठीक है, क्या बनेगा? वाटर, और इस क्लोरीन ने OH को रिप्लेस किया तो हमें मिलेगा अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल क्लोराइड, ठीक है। फॉर द सेम रीजन, अगर आप इथाइल अल्कोहल को, हमारे पास क्या चीज मौजूद है? इथाइल अल्कोहल। अगर आप इथाइल अल्कोहल को किससे रिएक्ट करवाते हो? अगर आप इथाइल अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, पायरिडीन सॉल्वेंट यूज करते हो, ठीक है, SOCl2, होगा क्या? होगा ये कि SO, ये ऑक्सीजन, ये बनाएंगे SO2 गैस, उड़ गई, ये बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन इसका, क्लोरीन इसका, HCl गैस उड़ गई, ठीक है, बच्चा क्या? एक क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, एक ने हाइड्रोजन के साथ HCl बनाया, एक क्लोरीन इस पूरे OH को रिप्लेस करने में यूज हुआ, तो हमें मिलेगा इथाइल क्लोराइड, हमें क्या मिलेगा? इथाइल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास PCl3 है, अगर PCl3 है तो इसको N2 करोगे, विथ PCl आप 3 अल्कोहल लोगे, 3 क्लोरीन 3 OH को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, तो हमें मिलेंगे 3 इथाइल क्लोराइड, प्लस यहां से जो 3 OH निकलेंगे अल्कोहल से, वो फास्फोरस के साथ POH3 विच इज इक्वल टू H3PO3, तो फास्फोरियस एसिड बनाएंगे। आखिरी मेथड है इसका कि अगर आप इसको PCl5 से रिएक्ट कराते हैं, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा, दूसरा क्लोरीन इथाइल के साथ इथाइल क्लोराइड बनाएगा,
बाकी कितने रह गए 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन इसी में रहेंगे, तो फास्फोरस से 2 क्लोरीन निकल गए, तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा उनकी जगह पे। तो फास्फोरस के पास 3 क्लोरीन तो थे, अब एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कहां से आया? ऑक्सीजन आया अल्कोहल वाला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट टुडेज आपकी जो है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, ठीक है, वरना छुट्टी करें। कल हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा।